not know if my viewers know, but I certainly know कि आप बहुत खूबसूरत शायरी लिखते हैं. तो आपको ये एहसास कब हुआ? आप कब शायर में तब्दील हुए? एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं कहानियाँ ज़्यादा अच्छी लिखता हूँ, मैं किस्सेकार ज़्यादा अच्छा हूँ क्योंकि हमारे पास स्टोरीज होती हैं. शायरी भी थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ, मतलब यू आर काइंड एनफ टू से दैट अच्छा No, not लिखता at हूँ. all. I'm going लेकिन to read one of your ले poetry, which I really like. लेकिन क्या था कि शुरुआत जहाँ तक हुई, शुरुआत अगेन कश्मीर से हुई. तो मुझे वो याद जो है कि यूरेका मोमेंट था वो तब आया. एक्चुअली यूरेका मूवमेंट की जगह मेरे ख्याल से एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए. जैसे एक ईटीवी उर्दू चैनल है जिस पे हर रात को मुशायरा आया करता था, तो मैं रोज़ रात को 1 घंटा उस मुशायरे को सुना करता था. और धीरे धीरे थोड़ा बहुत यादाश्त खुदा के मर्ज़ी से थोड़ी सी ठीक ठाक है, तो थोड़ा मुझे शेर याद भी हो गए. और मैंने फिर कहीं सुना कि चाहे आपको शेर लिखना आना हो या ना आना हो, लेकिन आपको शेर कहना और शेर पढ़ना ज़रूर आना चाहिए. तो हम जरा सोशल इवनिंग्स में पार्टीज़ में जाते थे, तो कभी कभार एज ए पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन अच्छा लगता था किसी को कोई शेर सुना दिया. और फिर मुझे लगा कि यार शेर जब सुना ही रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा लिख भी लें. और कभी फिर फेसबुक का दौर था, तो कभी कभार आप कोई फ़ोटो होती थी तो उसके ऊपर कुछ कोशिश करते थे लिखने की. तो मेरे ख्याल से शुरू हुआ दूसरों के शेर लिखने से, और फिर धीरे 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 करके और अभी भी वो प्रोसेस चालू है. अभी भी आई थिंक आई गॉट ए लॉन्ग वे टू गो, सीख ही रहे हैं. Do you remember what was the first thing that you wrote and how long, how much back was it then? So I think maybe I don't really remember exactly the lines, but it was I think 2012-13. मैं बारामूला में था उस टाइम पे, और उस टाइम पे एक ऐड आया था, हर एक दोस्त ज़रूरी होता है. और I know, चूंकि मैं एयरटेल का था. एयरटेल का ऐड हाँ. था, और उस टाइम पे कश्मीर में थे, लोगों से यारी दोस्ती थी, तो मैंने उसी पे थोड़ा सा इंस्पायर होके कि कोई आपसे सिर्फ बात बनाए, कोई आपसे पैसे ले जाए, पर हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, बेस्ड ऑन माई इंटरेक्शंस विद द पीपल इन कश्मीर. सो आई थिंक दैट वाज, आई वेगली रिमेंबर दैट वाज द फर्स्ट वन, एंड देन काइंड ऑफ looked at others writings and try to write myself, and धीरे धीरे अब इस मुकाम पे पहुंच गए हैं. देखते हैं आगे क्या होता है. तो कल तनवर, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में लिखते हैं. आप अंग्रेज़ी में आर्टिकल्स लिखते हैं, बहुत सारे मैगजीन्स के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, और आप हिंदी में पोइट्री लिखते हैं. तो ऐसा लैंग्वेज का आपका स्पेशलिटी कैसे हुआ दैट यू आर अडेप्ट इन बोथ द लैंग्वेजेस? सो आई थिंक इंग्लिश, बिकॉज हमारी ट्रेनिंग और हमारा रोज़मर्रा का जो काम है वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में होता है, तो नेचुरली आपको एक इंग्लिश के साथ प्रोफिशेंसी जुड़ जाती है. तो आमतौर पर जो मैं प्रोफेशनल रिलेटेड या जनरिक करंट एनवायरनमेंट, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वो मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ. लेकिन जहाँ तक ह्यूमन इमोशंस वाली स्टोरीज़ हैं, खासकर कश्मीर की स्टोरीज़ हैं, वो मैं हिंदी में लिखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ज़रूरत है वहाँ की कहानियों को पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाने की. और मुझे लगता है कि हिंदी ही एक सबसे अच्छा माध्यम है वो करने का. तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड राइटिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस. That's wonderful. So tell me, if I, as a story reader, want to read your stories about Kashmir, कहाँ मुझे मिलेगी? सो देर आर ए फ्यू वेबसाइट्स, जैसे एक प्रतिलिपि है, उस पर मेरी कुछ कहानियाँ हैं. एक सिर्फ सच करके मेरे एक दोस्त की वेबसाइट है, उसमें कुछ कहानियाँ लिखी हैं. एक प्रजातंत्र इंदौर के न्यूज़पेपर है, उसमें मैंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं. लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब कहानियों को Compile करके आप समेट एक कर को एक, publish करें. हाँ जी. You और must do that. एंड लास्ट की जो मेरी 3-4 कहानियाँ हैं, वो मैंने अभी इसलिए किसी ओपन डोमेन में नहीं रखी हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब ये किताब आए तो थोड़ा सा उसमें नयापन हो. देखते हैं, कोशिश है तो शायद इस साल तक I hope that किताब आ your जाए. book gets published,
and then you call me for the book reading. Yeah, I will sure. ओके मुझे ना ऐसा लगता है हमेशा से जब भी मैं किसी इंसान से मिलती हूँ जो कि शायरी करता है तो मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं उसके दिल के अंदर से झांक के देखूँ कि वो रूहानियत, वो जज्बात, प्यार, इन सब के इक्वल अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स कैसे आते हैं. आई गेस हर इंसान के दिल में हर तरीके के जज्बात होते हैं, और चाहे वो शायर हो चाहे वो शायर नहीं हो. आई फील शायरों के पास दे हैव एन इक्वल मिक्स ऑफ ऑल द इमोशंस एंड दैट्स हाउ दे आर एबल टू प्रोड्यूस व्हाट दे प्रोड्यूस. आई थिंक इसका शायद एक बड़ा कारण ये है कि आप कई तरह की हालातों से गुजरते हैं, आप कई तरह के इंसानों से मिलते हैं, आपको तजुर्बे होते हैं, और अगर आप में थोड़ी सी आप में वो काबिलियत है कि उन तजुर्बों को, उन एक्सपीरियंसेस को, उन मुलाकातों को आप लफ्ज़ों में ढाल सकें, तो फिर आप शायर बन जाते हैं. और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के दिल में, हर इंसान में एक कहीं ना कहीं एक शायर होता है. कभी बाहर आ जाता है, कभी बाहर नहीं आता है, कभी डोरमेंट रहता है. ओके अच्छा टेल मी, आई हैव ऑलवेज seen and heard and also Bollywood and Hollywood they both support the idea कि फौजी बड़े रोमांटिक होते हैं. You feel like that? ये सवाल में से पहले भी कई लोगों ने पूछा है कि फ़ौजी बड़े रोमांटिक होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फ़ौजी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. रोमांटिक भी होते होंगे लेकिन फ़ौजी लोग इंटरेस्टिंग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से उनमें एक बात करने का एक सलीका होता है, उनमें कुछ एक बिहेवियरल पैटर्न होता है जो लोगों को शायद अच्छा लगता है. शायद थोड़ा सा वर्दी के कारण और जज्बे के कारण एक काइंड ऑफ स्वैगर भी होता है. तो शायद इसीलिए ये छवि जो है एक रोमांटिक छवि बन गई है. और शायद ये भी हो सकता है कि फ़ौजी जो हैं जो जज्बातों को, ह्यूमन इमोशंस को अच्छी तरह समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. एंड व्हेन यू रिस्पेक्ट एंड when you admire human emotions, then automatically the people around you feel happy. और शायद इसलिए उनको लगता है कि फौजी रोमांटिक होते हैं. कई हमने किस्से सुने थे कि कोई पायलट ने जो है अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर से हवाई जहाज उड़ा दिया. और कई बार मैंने महसूस किया है, मेरे साथ में कई लोग ऐसे थे जो कि रात भर वेट करके सिर्फ 1 मिनट बात करने के लिए जो है बेताबी से एसटीडी के सामने बैठे हुए हैं, सिर्फ एक हेलो के लिए. और ढेरों चिट्ठियाँ लिख रहे हैं. और क्योंकि सेपरेशन है तो वो नए नए तरीके ईजाद करते हैं, जब मिलते हैं तो किस तरीके से उस वक्त को और अच्छे तरीके से बिताया जाए. तो शायद इसलिए लोगों को लगता है कि रोमांटिक है, और शायद है भी. ओके मैंने आपकी बहुत सारी पोएट्री पढ़ी है एंड आई हैव रिकॉर्डेड अ कपल ऑफ देम. देयर इज वन व्हिच आई रियली लाइक एंड आई वांट द व्यूअर्स टू लिसन टू दिस वन. इट्स ब्यूटीफुल. काफ़ी लंबा है पर मैं सिर्फ एक ही पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगी आपको. द टाइटल इज अच्छा सुनो मुझे किस नाम से बुलाऊंगी, कभी सुनो और कभी कहोगी देखो, कभी आप कभी तुम कभी यार, ऐसे भला तुम कब तक शर्माओगी. अच्छा सुनो मुझे किस नाम से बुलाओगी, लिखोगी जाने कितने ही खूबसूरत खत, मगर पूछोगी फिर भी पता हर बार, जाओगी दफ्तर और करोगी इंतज़ार, फिर ना हो सकेगी जब मुझसे बात, सब पर बेवजह ही झल्लाओगी, ले आँखों में आंसू दिल में शिकन, रूठोगी भी तुम और फिर तुम ही मनाओगी. अच्छा सुनो मुझे किस नाम से बुलाओगी. एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू शेयर योर फेवरेट. सो इफ़ आई हैव टू पिक वन, एंड इससे पहले मैं इसके पीछे एक थोड़ी सी कहानी है वो बताता हूँ. तो मेरी एक दोस्त हैं, वो चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी और मुझसे फ़ोन पे बात कर रही थी उस वक्त.
और जैसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने तभी एक स्टेशन आया, वो ट्रेन में आ रही थी शताब्दी से, और तभी एक स्टेशन आया जिसका नाम है दीवाना, पानीपत के पास में है। हाँ, तो शी सेड कि अरे ये स्टेशन गुजरा है दीवाना, एंड आई हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस स्टेशन कॉल्ड दीवाना, एंड आई वाज वेरी इंट्रीग्ड कि यार ये एक मतलब दीवाना नाम का भी कोई स्टेशन है। फिर उसी वक्त मैं वहाँ ट्रेन नहीं रुकती सो उसी वक्त मैं एक किताब पढ़ रहा था, उन्हीं दिनों में किताब पढ़ रहा था। किताब का नाम है साइलेंट कू बाय जॉर्जी जोसेफ। किताब कुछ खास नहीं है, लेकिन उसमें एक वाकया है कि जब समझौता ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो वो बॉम्ब ब्लास्ट तब हुआ था जब वो ट्रेन दीवाना स्टेशन के पास में थी। एंड एंड आई हैड जस्ट बीन टोल्ड अबाउट दिस स्टेशन एंड नाउ आई वाज रीडिंग, एंड उससे कुछ दिनों बाद मुझे अम्बाला जाना था शताब्दी में, और हम जा रहे थे तो ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला और ट्रेन रुकी, तो मैंने बाहर जाके देखा तो वो स्टेशन था दीवाना। आमतौर पे शताब्दी रुकती नहीं है वहाँ पे, लेकिन उस दिन रुक गई। तो मुझे लगा कि एक बड़ा एक अजीब सा कोइंसिडेंस है कि 3-4 दिनों में, एक हफ्ते के भीतर मुझे ये 3 बार स्टेशन मेरे सामने मेरी ज़िंदगी में आ गया। तो वहीं पे बैठे बैठे मैंने कुछ लिखा, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है वो, एंड इट्स काइंड ऑफ ए मेटाफर ऑल्सो फॉर दोज हु कैन गेट इट। That was very suspenseful, and those who can get it. लाइफ में सस्पेंस बहुत ज़रूरी है। दूर दीवानी एक रेल थी, स्टेशन एक दीवाना था। दूर दीवानी एक रेल थी, स्टेशन एक दीवाना था। सारा कस्बा रेल से चलता, पर स्टेशन बेगाना था। दीवानी के आगे पीछे लोग कई मंडराते थे। टूटी फूटी शक्ल पे उसकी हंसते थे, बात बनाते थे। सो दिस स्टेशन इज़ बहुत ही टूटा फूटा है। कोई यहाँ पे इस स्टेशन पे बिल्कुल कोई ट्रेन, मेरे ख्याल से एक आधा कोई पैसेंजर रुकती होगी। दीवाने के आगे पीछे लोग कई मंडराते थे। टूटी फूटी शक्ल पे उसकी हंसते थे, बात बनाते थे। वो भी अपनी हालत पे गुमसुम गुमसुम सहता था। वो भी अपनी हालत को गुमसुम गुमसुम सहता था। कितनी ट्रेनें आती जाती, सबसे दूर वो रहता था। लेकिन रेल दीवानी वो जब भी पास गुजरती थी, लेकिन रेल दीवानी वो जब भी पास गुजरती थी, देखती उसको धीरे होकर, सीटी मारकर हंसती थी। बेबस सा दीवाना स्टेशन सब कुछ खूब समझता था, फिर भी रेल के रुकने को उम्मीद वो हर पल करता था। फिर दोनों को एक दूजे की इतनी पड़ गई आदत थी, ना कोई जाने ना कोई समझे, इतनी पाक मोहब्बत थी। रेल दीवानी गिरती पड़ती, जीवन पटरी चलती है। रेल दीवानी गिरती पड़ती, जीवन पटरी चलती है। उसके मन की सारी बातें उस स्टेशन जा रुकती हैं। दीवाना भी रोज़ उसे ही देख सोच मुस्काता है। दीवाना भी रोज़ उसे ही देख सोच मुस्काता है। इसी मिलन में, इसी प्रेम में जीवन बीता जाता है। दीवाने की एक ही ख्वाहिश, दीवाने की एक ही ख्वाहिश, रेल की वही तमन्ना है। कुछ ऐसा हो वहीं रुकी हो, कुछ ऐसा हो वहीं रुकी हो, उसे और नहीं बस चलना है। Wow, this is outstanding. I was thinking just now that you said कि फौजी रोमांटिक होते हैं, कि जो मेरा सवाल था आपने उसका बहुत लंबा जवाब दिया, पर आपने बोला नहीं कि हाँ रोमांटिक होते हैं। The answer is रोमांटिक होते हैं। Only when you have so much of romance can you write something like that. This is outstanding. This is so beautiful. I will record it in my next podcast. So you are a writer. आप बोलते भी हैं, you're an orator, and you dabble in so many things. How do you get time for all these things? मेरे ख्याल से मुझे सबसे ज़्यादा समय इसलिए मिलता है क्योंकि आई एम सिंगल, सो आई कैन तो मेरे पास बाकी सब झमेलों के लिए मेरा वक्त उसमें जो है व्यतीत नहीं होता है। बट दैट वाज ऑन लाइटर साइड। आई थिंक लॉट ऑफ माई वर्क इज़ रिलेटेड टू द प्रोफेशन दैट आई एम इन। तो सब कुछ फौज से जुड़ा हुआ है, चाहे मेरी कहानियाँ हों, चाहे थोड़ा बहुत पोइट्री या शायरी हो, चाहे मेरे टॉक्स हों, या बाकी अंग्रेज़ी में लिखे हुए लेख हों।
तो क्योंकि ये सब कुछ ज़्यादातर फौज से संबंधित है, इसीलिए इट इज़ वेरी नेचुरल, यू नो व्हाट आई एम डूइंग इज़, सिर्फ मैं जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं बस उन्हीं को व्यक्त कर रहा हूँ। एंड इसीलिए शायद मुझे इतना वक्त मिल जाता है। You put it in a very, very simple way. But at the end of the day, I have to tell the viewers that what all do you do? You are a poet, Yes. and you go and you give talks, Yes. and then you write stories. So what else? What else is it that you want to do? So I want to be a sportsman. मुझे खेलों का बहुत शौक है, एंड आई बिलीव दैट स्पोर्ट्स इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्बैट। उसमें जितना जज्बा है, उसमें जितना करेक्टर है, उसमें जितनी सीख है, वो शायद किसी और चीज़ में नहीं। और मुझे जेन्युइनली अच्छा लगता है खेलना, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, देखना भी अच्छा लगता है। एंड मैं चाहता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से मैं स्पोर्ट्स फील्ड पे जुड़ा रहूँ, स्पोर्ट्स फील्ड में उतरूँ, मैचेस देखूँ, उनके बारे में पढ़ूँ, हो सके उनके बारे में लिखूँ एक दिन। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू। So I feel, Tanvar, that Forge talks about leadership a lot. So what do you think? What are the qualities that you feel are very, very essential to a leader? हाँ, I mean there are so many of them, but if I have to put a few, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले ज़रूरी है करेज, साहस, बहादुरी। और ये साहस इज़ नॉट फिजिकल करेज, moral courage as well, integrity and honesty, and a sense of camaraderie. ये सब चीज़ें हैं जो लॉयल्टी, ये सब चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से एक फ़ौजी को एक अच्छा फ़ौजी बनाती हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस मुकाम पर हैं, क्योंकि अगर आप सीनियर पोजीशन पे हैं तो मेरे ख्याल से आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट, आपको जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं, विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट व्हेन यू आर एट ए लोअर स्टेज, एज ए सोल्जर, आई थिंक इट्स फिजिकल करेज, इट्स डिवोशन टू ड्यूटी, लॉयल्टी विच मैटर। सो देर इज़ ए होल वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ क्वालिटीज़। एंड हमारी खुशनसीबी है कि हमारी ट्रेनिंग, हमारी फ़ौज के माहौल ने हमें वो सब मौका दिया है कि हम इन सब क्वालिटीज़ को इम्बाइब कर सकें। One quality that I have seen in every Fauji is the feeling of optimism. They're always optimists, है ना? चाहे कुछ बहुत अच्छा ना हुआ हो, फिर भी वो उतने ज़्यादा डिजेक्टेड नहीं होते compared to the others. Like for example, if something happens and I feel dejected, when I look at my husband, he's taken it in his stride, and I'm like, how do you do that? So how do you guys do that? मेरे ख्याल से हमें इतनी आदत हो चुकी होती है ऐसी सिचुएशंस की कि हमें पता है कि दिस टू शैल पास। आई थिंक दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न। दूसरा रीज़न मेरे ख्याल से ये है कि जिस तरीके का हमारा जॉब है, जिस तरीके की हमारी ड्यूटी है, उसमें देयर इज़ नो रूम फॉर डिस्पोडेंसी। यू कांट बी ग्लूमी एज एन ऑफिसर, स्पेशली क्योंकि आपके इर्द गिर्द इतने लोग होते हैं जिनकी ताकत आप हैं। और अगर अंदर ही अंदर आपके अंदर डाउट है, सेल्फ डाउट है, नेगेटिविटी है, पर आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका मोरल डाउन होगा तो इतने सारे लोगों का मोरल डाउन होगा। तो इसीलिए आई थिंक वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट। आई मीन देयर इज़ नो अदर वे दैट वी कैन लिव आवर लाइफ्स, एंड इट इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हम में होती है एज ए लीडर, एज ए कमांडर। एंड हम कहते हैं कि अल्टीमेटली इन ए वर्स्ट केस सिनेरियो फौजी को अपनी जान भी गंवा सकते हैं। फौजी they have to sacrifice their lives, that is they have to sacrifice their lives. And as officers, as leaders, अगर हम जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं, अगर हम उनको इस मुकाम तक मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपनी जान
जोखिम में डालकर अपनी जान की बाजी लगाएं, तो समझिए कि हमारा हमारा खुद का माइंडसेट कैसा होना चाहिए. So I think that is the bottom line. Yeah. That's so beautifully said. Colonel Tanwar, thank you so much. And I hope that your book gets published very, very soon. Thank you so much. Thank you. Thank you. It was a Thank you for your pleasure. time. It was a pleasure. This was such a thought provoking conversation, and I'm so glad that Colonel Tanwar took out time and spoke his heart out. And there are so many learnings that I carry. We will be back very soon in the next episode with an interesting Fauji or a Fauji wife. This is me, Aarti, saying thank you so much for tuning in. Keep the Josh high on How's the Josh.